ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं IAS 36 इम्पेयरमेंट। सबसे पहले जी पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय इम्पेयरमेंट। जी, सडनली एसिड की वैल्यू गिर जाए इन द वैल्यू ऑफ एसिड इज नोन एज इम्पेयरमेंट। अचानक से एसिड की वैल्यू हमारी गिर जाए, वो इम्पेयरमेंट है। फॉर एग्जांपल, हम लोग एसिड उठा के लेके जा रहे थे और उसकी वैल्यू थी 1000, हमसे गिर गया, एसिड डैमेज हो गया। डैमेज होने के बाद उसकी वैल्यू रह गई 700। जो अब 300 से उसकी वैल्यू गिरी है, वो 300 क्या है, वो इसकी इम्पेयरमेंट है। इम्पेयरमेंट की ट्रीटमेंट क्या है कि इम्पेयरमेंट अमाउंट should be expense in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, ये है इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का स्कोप, अब स्कोप कितना बड़ा है जनाब? इट वॉन्ट अप्लाई टू ये किस पे अप्लाई नहीं होगा? ये किस पे अप्लाई नहीं होगा जी? ये इन्वेंट्रीज पे अप्लाई नहीं होगा, ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई नहीं होगा, ये ट्रांसफर टैक्स एसेट्स पे अप्लाई नहीं होगा, ये एम्प्लॉय बेनिफिट्स IAS 19 जो कि आप लोग पढ़ोगे आगे अपने SBR लेवल पे, उस पे अप्लाई नहीं होगा। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पे भी अप्लाई नहीं होगा। उसकी इम्पेयरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, जो कि हम लोग IFRS 9 में देखेंगे IAS 32 वगैरह करते हुए। अच्छा जी, और ये हेल्ड फॉर सेल IFRS 5 पे भी अप्लाई नहीं होगा। वहां पे भी थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, लेकिन ये अप्लाई होगा सारे नॉन करंट एसेट्स पे, चाहे वो टेंजेबल हो या इंटेंजेबल। ठीक है जी। अब इम्पेयरमेंट हम लोग निकालते किसमें? ग्रेटर ऑफ रिकवरेबल अमाउंट हम लोग ग्रेटर ऑफ लेंगे किसका? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल
यहाँ पे वैल्यू इन यूज पर। ठीक है जी। हमारा एक एसेट था जिसकी जिसका कैरिंग अमाउंट हमें कितना नजर आ रहा था, वो नजर आ रहा था 1000। ठीक है। और अब लेट से इसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हमें नजर आई 850। इसका वैल्यू इन यूज हमें नजर आया 800। तो दोनों में से हमें ज्यादा क्या नजर आ रहा है? हमें ग्रेटर ऑफ 850 नजर आ रहा है। ठीक है। तो लेस कर देंगे, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जो कि 850 है, तो मेरी इम्पेयरमेंट कितनी आ गई? 150 की इम्पेयरमेंट नजर आ गई है। ठीक है। तो एसेट कितने से इम्पेयर हो गया? 150 से। सेम चीज अप्लाई करते हैं जरा कि अब लेट से फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल मेरी 800 है, वैल्यू इन यूज 850 है। अब ज्यादा क्या है? वैल्यू इन यूज ज्यादा है। लेस वैल्यू इन यूज कितना है जी? 850। इम्पेयरमेंट 150 से हो गई। ठीक है। तो जो ज्यादा होगा वो हम लोग उठाएंगे। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जी क्या होती है? यानी कि जो भी आपकी मार्केट वैल्यू है और कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो भी लग रही है, उसमें से लेस करेंगे तो हमारी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल आ जाएगी। अब वैल्यू इन यूज क्या होती है? वैल्यू इन यूज होते हैं आपके फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, जो कि आप किस पे लेते हो? प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हो। किस पे लेते हो? प्रेजेंट वैल्यू पे लेते हो। और IAS 36 बोलता है कि फ्यूचर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज मैक्सिमम कितने साल के ले सकते हो आप? 5 इयर्स के। उससे ज्यादा के आप इम्पेयरमेंट कंप्यूट करते हुए कंसीडर नहीं करोगे। उससे ज्यादा आ, आप कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है जी। अच्छा जी। सो फार सो गुड, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स ऑफ इम्पेयरमेंट। हमारे पास दो तरह के इंडिकेटर्स होते हैं इम्पेयरमेंट के। एक होता है हमारे पास एक्सटर्नल इंडिकेटर्स और एक होता है हमारे पास इंटरनल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर क्या क्या है? फॉल इन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिर जाए एसेट की। टेक्नोलॉजिकल चेंज, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स, और क्या जी? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट एसेट मोर देन मार्केट कैपिटलाइजेशन।
ये कुछ क्या है, एक्सटर्नल इंडिकेटर्स हैं। इंटरनल इंडिकेटर्स क्या है जी? एसेट फिजिकली डैमेज हो रहा है, फिजिकल डैमेज हो रहा है, जैसे आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि एसेट लेके जा रहे थे, गिर गया, इंपेयर हो गया। ठीक है। और एडवर्स चेंज इन यूज ऑफ एसेट, ये भी क्या है, इंटरनल इंडिकेटर की आपकी एग्जांपल है। ठीक है जी। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है जी। अब आगे हम लोग देखते हैं कैश जनरेटिंग यूनिट्स। कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है? इट इज द, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ जी, CGU, कैश जनरेटिंग यूनिट इज द स्मॉलेस्ट identifiable group of assets for which independent cash flows can be identified and measured। ठीक है। स्मॉल आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ एसेट्स जो कि इंडिपेंडेंटली कैश फ्लोज आइडेंटिफाई और मेजर करने में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं। यानी कि एक एसेट के अंदर वेरियस टाइप ऑफ एसेट्स पाए जा रहे हैं जो कि आपको कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प आउट करते हैं। वो है आपके कैश जनरेटिंग यूनिट। सर जी एग्जांपल दो, तो एग्जांपल लो भाई। आ, एक एग्जांपल आपकी आ गई एयरपोर्ट की भाई। ये जनाब आपका एयरपोर्ट है। अब एयरपोर्ट का हर एक यूनिट क्या सिर्फ आपको जहाज कैश फ्लोज जनरेट करने में हेल्प आउट करता है? नहीं भाई। कस्टमर इसका रनवे से, इसका रनवे, इसका जनाब अंदर आपका लाउंज जो है, एयरपोर्ट लाउंज हो गया, बोर्डिंग पास हो गया, बोर्डिंग पास काउंटर हो गए एंड ऑल दैट, आपका एरोप्लेन, हर एक चीज, किसी एक चीज, कोई एक चीज ना भी हो इनमें से तो आप कैश फ्लो जनरेट ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे। जहाज उड़ाओगे कहाँ से, रखोगे किधर? ठीक है, कस्टमर को कहाँ एंटरटेन करोगे? सो हर एक यूनिट जो है, क्या वो कैश जनरेट करने में हेल्प कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। ये अंदर बैठा हुआ टिकटिंग वाला बंदा, ये आपका बोर्डिंग पास वाला लॉन्च, आपका सिटिंग लॉन्च, आपका रनवे, आपका जहाज, हर एक चीज आपको कैश फ्लो जनरेट करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो ये क्या है? ये आपका कैश जनरेटिंग यूनिट है। चलो जी, फिर आपको एक और एग्जांपल देते हैं जी। बहुत मशहूर एग्जांपल है लंदन की, जहाँ जहाँ पे वो बसेस चल रही होती हैं,
ठीक है, एक कॉर्नर कहलाता है जी रेड कॉर्नर, एक कहलाता है ब्लू कॉर्नर, एक कहलाता है ग्रीन कॉर्नर, एक कहलाता है येलो कॉर्नर। ठीक है, आप कहीं से भी टिकट ले लें, आप कहीं से भी टिकट ले लें, आप यहाँ से टिकट ले लें, आप यहाँ से ले लें, आप यहाँ से ले लें, आप यहाँ से ले लें, कहीं से भी बैठे हैं, वो एक टिकट पे आप हर जोन पे पूरा दिन ट्रैवल कर सकते हैं। आप इस जोन में ट्रैवल कर सकते हैं, आप इस जोन में ट्रैवल कर सकते हैं, आप इस जोन में ट्रैवल कर सकते हैं, आप इस जोन में ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ घूमें, यहाँ उतर जाएं, यहाँ घूमे फिरें, यहाँ से बैठे, इधर चढ़ जाएं, फिर इधर चढ़ जाएं। तो भाई अब ये सारे आपस में कनेक्टेड हैं, और ये सब आपको क्या कर रहे हैं, इस कंपनी को कैश जनरेट करने में हेल्प आउट कर रहे हैं। इसी तरह जी मॉस्को का ट्राम सिस्टम, आपने एक टिकट लेनी है, पूरा दिन जो है वो ट्राम्स में फिरते रहे। इसी तरह दुबई वगैरह में भी होता है। सो ये क्या है, ये भी आपका एक कैश जनरेटिंग यूनिट है। ठीक है, आई होप कैश जनरेटिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हुआ है। अब कैश जनरेटिंग यूनिट में आप क्या करोगे, कैश जनरेटिंग यूनिट में आप इसकी इम्पेयरमेंट किस तरह करेंगे। सवाल ये उठता है कि हम इसकी इम्पेयरमेंट किस तरह करेंगे। तो बहुत इजी सा जवाब है जनाब। क्या जी, आइए देखते हैं। इम्पेयरमेंट, एक सेकंड। सो इम्पेयरमेंट किस तरह करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे गुडविल कंप्लीटली, पूरा खत्म कर देंगे। राइट ऑफ द डैमेज एसेट कंप्लीटली। ठीक है, और क्या करेंगे जी, फिर जो रिमेनिंग एसेट्स होंगे उनको प्रो रेट बेसिस पे उड़ाएंगे, इम्पेयर करेंगे। देन रिमेनिंग impairment should be allocated on pro rate basis on non current assets। ठीक है, ऑन नॉन करंट एसेट्स, गलती से भी करंट एसेट्स पे एलोकेट नहीं कर देना भाई। करंट एसेट्स पे नहीं करते किसी भी सूरत में, करंट एसेट पे नहीं करते किसी भी सूरत में। ठीक है, ठीक है जी, then remaining impairment should be allocated on pro rata basis of ओके जी, एग्जांपल देखते हैं। और एग्जांपल हमें क्या कह रही है कि एट 1 जनवरी 2009 पीकू कंपनी पेड $28 for a company whose main activity consists of refuse collection. The acquired company owns 4 refuse collection vehicles and government license without which it could not operate. ठीक है, at January 2009 the fair value less cost to sell of each lorry and license is $500. The company has no insurance cover. The first February, at 1st February, one lorry crashed because of its reduced capacity. The organization estimates the value in use of business at 2220. Required show how the impairment loss is allocated to the assets of the business. तो आइए अब देखते हैं क्या होगा। अच्छा जी, क्या किया जाए, बहुत सिंपल है, इम्पेयरमेंट लॉस निकालते हैं। ये आ गया 1 जन, ये आ गया इम्पेयरमेंट लॉस।
ये आ गया आपका फर्स्ट फैक्ट, यानी कि कैरिंग अमाउंट आगे जाके गुडविल। गुडविल गुडविल हमारी 300 नजर आ रही थी 1 जनवरी पे। ठीक है, इसका भी हम लोग क्या करते हैं बताता हूँ। एक इंटेंजेबल एसेट था आपका लाइसेंस, अच्छा जी, ये था 500 का। आपकी लॉरीज थी 2000 की। ओके, अब देखो, आपको फेयर वैल्यू ऑफ लॉस टू सेल क्या सही तरह से कुछ पता है? बस ये पता है कि जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट फॉर ईच लॉरी एंड लाइसेंस 500, ठीक है। तो हायर ऑफ लेना है, ये इसको ले लेंगे 2220, तो 2800 माइनस 2220 कितना आया? यम 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 यम। क्या आ गया? 2800 माइनस 2220, 580। ठीक है, 580 की इम्पेयरमेंट हुई है। तो भाई लॉरीज में से तो आपने 500 लाजमी तौर पे निकालना ही निकालना है। लॉरीज में से 500 आपने निकालना ही निकालना है। 1500 यहाँ पर आ गया, क्योंकि ज़ाहिर है जो खत्म हुआ उसको तो करेंगे ही करेंगे। बाकी 80 हम लोग वैसे इम्पेयरमेंट लॉस को भी कम्प्लीटली खत्म करते हैं, लेकिन बच्चा ही 80 है, मजबूरी है। तो 80 यहाँ से निकाल दिया। 220 नजर आ रहा होगा इम्पेयरमेंट का। इंटेंजेबल एसेट्स तक पहुंचने तक इम्पेयरमेंट खत्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 500 आ गया। ये हमारे कैरिंग फॉरवर्ड अमाउंट्स आ गए हमारे एसेट्स के। अच्छा जी, फिर हम लोग देखते हैं रिवर्सल ऑफ इम्पेयर। फाइनली रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट। रिवर्सल ऑफ इन केस ऑफ गुडविल, इम्पेयरमेंट कभी रिवर्स नहीं हो सकती। एक दफा हो गई तो हो गई, ठीक है। इन केस ऑफ एसेट्स, if indicators not exist anymore, तो इम्पेयरमेंट रिवर्स हो जाएगी। कैन बी रिवर्स, ठीक है। तीसरी बात जिसके लिए आप ये चीज करा रहे हैं, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल, इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल impairment can be reversed up to maximum to carrying value which asset had at the time of first time impairment। फर्स्ट टाइम इम्पेयरमेंट से पहले तक जो अमाउंट था। इसकी एग्जांपल देता हूं आपको। एक एसेट था 2000 का, लेट से ये डेप्रिशिएट हुआ 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 यहाँ एसेट नजर आ रहा है 1800 का।
ठीक है, लेकिन यहीं पे इसके साथ मसला क्या हुआ कि इम्पेयर हो गया और अब ये एसिड नजर आ रहा है 1500 का। फिर हालात अच्छे हुए, अब एसिड जो है वो बड़ा 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 और इस इम्पेयरमेंट अब ये हो गया, ज़रा यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी हो रही थी एंड ऑल दैट। अब ये आपका एसिड चला गया डेट से 1900 लेट से बढ़ के कैरिंग वैल्यू की एसिड नजर आ रही है 1900 की। लेकिन स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है? स्टैंडर्ड आपको ये कहता है कि एक दफा एसिड की इम्पेयरमेंट हो जाए और रिवैल्यूएशन मॉडल आप अप्लाई कर रहे हो तो मैक्सिमम कैरिंग वैल्यू इसकी आप कितने पे लेके चले जाओगे? 1800 पे, जो कि फर्स्ट टाइम इम्पेयरमेंट होने से पहले इसकी कैरिंग वैल्यू थी। उससे ऊपर आप नहीं लेके जा सकते। ये कहता है आपको IS-36, और यहाँ पे हमारा होता है IS-36 खत्म। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट टाइम।